कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जिनका मैं जवाब ले लेती हूं। सवाल यह है कि वो 3 कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके जरिए बीजेपी को लगता है कि वो 10 सालों के टीएमसी के राज को खत्म कर देगी इस बार। देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा ममता बनर्जी के खिलाफ जो मुद्दा है वो तो है ही। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को नौकरी मिले। जो सिंडिकेट कटमनी, लोगों को डराने धमकाने का जो एक एटमॉस्फेयर उन्होंने बना के रखा था, उसकी वजह से बंगाल में किसी भी तरीके का, जबकि एक टाइम पे बंगाल मतलब एज ए इंडस्ट्रियल हब देश में एकदम अव्वल जगह पे थी, आज वो कहीं का नहीं रहा है। कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा बना के रखा है। आप नारदा में अगर देखिए तो आप देखेंगे कि तृणमूल के किसी छोटे मोटे नेता को पकड़ना पड़ता है, उसको पैसे देना पड़ता है, फिर वो आपको लेके जाएंगे जिसको हम भतीजा कहते हैं उनके पास, फिर वो कुछ थोड़ा सा कुछ लेंगे उसके पास। और दीदी खुद ये कटवानी की बात करी, ये है। फिर आप अगर लैंड एक्विजिशन की नीति देखें तो आपको इंडिविजुअल बायर से, कोई 100 एकड़ में अगर कोई कारखाना चालू करना चाहता है तो उसको इंडिविजुअल बायर से जमीन लेना पड़ेगा। ये सच है कि दीदी जमीन के आंदोलन से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉलिटिकल उद्देश्य से आप पूरा राज्य का जो है आप हर तरीके से देखिए। आप शिक्षा, हर साल उसकी परीक्षा नहीं होती है। आप हेल्थ की पोजीशन क्या है देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन है कि आमफान के लिए जो चावल भेजा जाता है उसकी भी चोरी होती है। तो ये हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जितना काम बात करी उतनी अच्छा है। हमने तो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है वो आप ही दिखाते हैं। एनआईए जो लश्कर तैयबा के जो आतंकी को पकड़ते हैं उसमें से 9 में से 6 बंगाल से पाए जाते हैं। रोहिंग्या मुसलमान के लिए दीदी खाला बन के बैठी हुई है। जो बाकी लोग हैं जो जो टेरर ग्रुप्स के साथ जिनका लिंक है उनको भी वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए किस तरीके से दीदी ने 10 साल सबके ऊपर जो है अत्याचार किया है। पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं मोटा मुद्दे तो बहुत है, करना बहुत है बंगाल के लिए, जितना करे कम है। लेकिन आज जो भी फैसला हुआ लोकतंत्र के लिए हो और हम बहुत, ये बात सच है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का यह भी आरोप है कि दरअसल वहां पर अगर किसी की आपसे रंजिश भी होती है तो उस व्यक्ति को बीजेपी अपना बना देती है और इस तरीके से वहां पर श्रेय लेने की कोशिश करती है कि हमारे कार्यकर्ता पर हमला हो गया। नंबर 1, उनके हाल ही में मंत्री पर भी हमला हुआ था, बमबारी हो गई थी। उनका ये कहना है कि बीजेपी ये हमले करवा रही है। देखिए, दीदी का कहने से क्या होता है, सबको मालूम है कि हर जगह में तृणमूल के छोटे बड़े नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता चल गया कि लोग उनके विपक्ष में हैं। ये तो देखिए ना, इतना बड़ा इलाके में पहले चारों तरफ से अंधेरा देखिए। पहले 2014 में जब मैं चुनाव लड़ा था यहाँ पे हम निकल नहीं पाते थे, बमबारी होती थी, गाड़ी तोड़ दिए जाते थे। अब देखिए मैं खाली जगह पे चारों तरफ देखेंगे, अंधेरे जगह पे बैठ के आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ। किसी की कोई आदमी हमारे गाड़ी के पास आके कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि आम जनता की गुस्सा इतना है। ये सब लॉलेसनेस जो इंडिया बंगाल में था उसके खिलाफ इतना गुस्सा है कि वो चाहते हैं कि इसका खत्म हो जाए। और आपस में तृणमूल वाले लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस खिलाफ है, वो आपको फर्जी केस देके उठा के लेके जा रहा है। कौन, आप बताइए, तृणमूल के मिनिस्टर के ऊपर बमबारी करेंगे? कौन सा ऐसा हिस्ट्री है? कोई सबूत है दीदी के पास? दीदी तो कुछ भी बोलती रहती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्र मंत्री, किसी को भी वो छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है। और कौन सी भाषा में वो बात करती है, ऐसा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वही जगह पे आके कि लोकतंत्र की जीत हुई है कि हमारी मांग को स्वीकार करते हुए 8 अलग फेज में वोट हो रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हर बूथ में होगा। और जब लोग अपना मत देंगे, जब अपना वोट देंगे तो तय होगी। आप खुद ही देख लेना इसका नतीजा क्या आएंगे। लोकतंत्र के पक्ष में आएगा, नरेंद्र मोदी के पक्ष में। ठीक है, आप इस वक्त अंधेरी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर रोशनी की कमी है, लेकिन आपका चेहरा पूरी तरह से चमक रहा है। यही चमक रिजल्ट में भी दिखेगी क्या? नंबर 1, और बाबुल सुप्रियो या फिर किसी भी नेता को बीजेपी अपना चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देती? लोग पूछ रहे हैं ममता बनर्जी के सामने आपका कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? देखिए, ये हमारा बीजेपी जो है एक लोकतांत्रिक दल है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कोई भी यहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई भी अच्छा कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप मुझे मत पूछिए कि चेहरा वगैरह, क्योंकि मैं आईआईटी का परीक्षा देने बैठा हूँ। आप मुझे मेडिकल का सवाल करेंगे तो जवाब मेरे पास होगा नहीं। लेकिन चेहरे की चमक जो है वो मेरी चमक नहीं है। मैं समझ लीजिए मून हूँ, जो सूरज है वो आसपास के लोग हैं, उन्हीं से जो वो रोशनी मेरे चेहरे पे चमक रहा होगा, वही खुशी मेरे आंखों में दिख रही होगी। यही बात मैं आपको कहूँ। तो अगर आप मून है तो ये जो शीतलता है, इमेजिनेटेड चमक, ठीक है, ये जो शीतलता है और साथ ही 8 राज्यों में जो इलेक्शन का अनाउंस हुआ है, क्या ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा?
क्या ये सॉरी बीजेपी को फायदा, जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं 8 चरणों में चुनाव का मतलब सीधे बीजेपी को फायदा होगा और अपने सत्ता का दुरुपयोग किया गया है बड़े नेताओं की ओर से बीजेपी पर, ये उनके आरोप हैं। तो क्या ये 8 चरणों के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है? देखिए, हम सही में एक ऑल इंडिया पार्टी है, उसकी हमारा नाम भारतीय जनता पार्टी है। दीदी जो है वो बंगाल की चिंता करे, अपनी पार्टी की चिंता करे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम देने से कोई ऑल इंडिया पार्टी होता नहीं है। ये अलग बात है कि दीदी को कोalition में रह के सेंटर में मंत्री रहने का उनको मौका जरूर मिला था, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया कहीं पे भी वो अपना प्रार्थी दे, जमानत जब्त हो जाती है, हिस्ट्री उसके लिए सामने खड़ी है। तो दीदी बंगाल की चिंता करे और क्यों लोग उनसे इतना खफा है और क्यों दीदी के लिए, दीदी के पास कुछ भी नहीं रह गए वोट के नतीजे जब आएंगे, उसके बारे में दीदी चिंता करे। बाकी राज्य में बीजेपी लड़ेगी, वहाँ के जो अच्छे दल है, बड़े दल है, उनके साथ लड़ेगी। दीदी का उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, टिप्पणी ना ही करे तो अच्छा है।